स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में स्पेशल टीजीटी पीजीटी जियोग्राफी यानी भूगोल का अध्ययन करने जा रहे हैं। और यदि आप भूगोल विषय से टीजीटी या पीजीटी देने जा रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए है। आज हम लोग एक नई बैच का आरंभ कर रहे हैं और यहाँ आपको अभी तो ऑफलाइन अपलोड किया जाएगा और आगे अगर व्यवस्थाएं बनती हैं तो आपको लाइव क्लासें भी दी जाएंगी। तो चलिए हम आपका समय न लेते हुए आज के अपने टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले आज हम जो शुरुआत करने चल रहे हैं वो आपका जलवायु विज्ञान से। जैसा कि आपने सिलेबस देखा होगा, चाहे टीजीटी का देखा होगा चाहे आप पीजीटी का देखा होगा, तो जलवायु विज्ञान उसमें आपका दिया गया है। और जलवायु विज्ञान में प्रमुख रूप से हमें जो पढ़ना है वो आपका वायुमंडल, जो कि आपके जलवायु विज्ञान का एक पार्ट है, वायुमंडल। तो वायुमंडल की संरचना एवं उसके संगठन के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे और थोड़ा और क्लाइमेट के बारे में समझेंगे। तो चलिए हम आते हैं अपने विषय पर। तो जैसा कि आपको हमने बताया कि जलवायु विज्ञान थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम वायुमंडल पर आते हैं। ठीक, तो जलवायु विज्ञान क्या है, जिसके अंतर्गत आपके वायुमंडल की संरचना, संगठन, सौर ऊर्जा, ताप, ऊष्मा, बजट आदि इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो आज इसमें हम वायुमंडल पढ़ेंगे। तो थोड़ा समझते हैं जलवायु विज्ञान क्या है। तो जलवायु विज्ञान का जो आप जानते हो उत्पत्ति हुई है, ये आपका अंग्रेजी में इसको कहा जाता है क्लाइमेटोलॉजी। यह अंग्रेजी शब्द है क्लाइमेटोलॉजी। ठीक, तो क्लाइमेटोलॉजी जो आपका शब्द है ये आपके ग्रीक शब्द जो है, ग्रीक शब्द क्लाइमेटा से बना हुआ है। ठीक, तो जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी ये आपका अंग्रेजी शब्द है जो कि ग्रीक शब्द क्लाइमेटा से बना है, जिसका अर्थ होता है झुका हुआ या आपका मध्य में घिरा हुआ जब कह सकते हैं, तो ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टॉलमी ने किया था। ठीक, यहाँ अगर प्रश्न बनता है कि क्लाइमेटा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो टॉलमी द्वारा किया गया था। ठीक है ना, प्रथम प्रयोग। तो दो प्रश्न आपने यहाँ पे समझा कि जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी ग्रीक शब्द क्लाइमेटा से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है झुका हुआ या घिरा हुआ, और यह शब्द आपके टॉलमी द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। इतना समझ गए। अब यहाँ पर देखेंगे दो बातें। तो जलवायु में आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे एक आपका मौसम होता है, ठीक है ना, मौसम। दूसरा आपकी होती है जलवायु। अब यह लघु रूप कह सकते हैं या आपका विस्तृत रूप कह सकते हैं। ठीक, तो मौसम क्या होता है, जैसे आपका अभी वायुमंडल हमको पढ़ना ही है, तो वायुमंडल जो आपका होता है, ठीक है ना, वायुमंडल की जो दशाएं होती हैं, दशाओं मतलब जैसे कि आज आप देखेंगे कि आपका कोहरा है या बादल है या वर्षा हो रही है या हवाएं चल रही हैं या आज सर्दी है गर्मी है, ऐसी जो दशाएं होती है वायुमंडल की, तो यहाँ पर देखेंगे जो अल्पकालिक दशा होती है वायुमंडल की, अल्पकालिक दशा, अल्पकालिक दशा, ये जो वायुमंडल की अल्पकालिक दशा होती है जिसमें कोहरा, बादल, हवाओं का चलना, वर्षा का होना, ये आपका क्या कहलाता है, मौसम कहलाता है। और जलवायु क्या होती है, यानी किसी स्थान पर एक लंबे समय तक एक समान जो आपकी वायुमंडलीय दशाएं होती हैं, यानी आप कह सकते हैं कि वायुमंडल की दीर्घकालिक दशा, वायुमंडल की
दीर्घकालिक दशा आपकी क्या होती है? जलवायु कहलाती है। जैसे शीत जलवायु है, उष्ण जलवायु है, या भूमध्य सागरीय जलवायु है, ये आपकी होती है जलवायु। तो ये हमारा जलवायु संबंधी कुछ संक्षिप्त थोड़ा परिचय रहा, जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, सिर्फ जानने के लिए इतना आपको बताया गया। अब हम लोग आते हैं, इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं वायुमंडल पर। ठीक, तो वायुमंडल हमारा जलवायु विज्ञान का एक टॉपिक है या एक उसका पार्ट है। तो वायुमंडल, जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, आप जानते होंगे कि वायुमंडल आपका जो है वायु का घेरा, अर्थात हमारी पृथ्वी को चारों ओर से जो घेरे हुए है उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ठीक, तो वायुमंडल या एटमॉस्फेयर अंग्रेजी में कहा जाता है। ठीक, तो जो आपका ये वायुमंडल है, अर्थात गैसों का घेरा, या हमारे पृथ्वी को जो चारों ओर से घेरे हुए है, या हमारे पृथ्वी का बाह्य आवरण, इसे हम वायुमंडल कहते हैं। अब इस वायुमंडल के प्रमुख आपके 3 घटक होते हैं। यहाँ पर उसको हम बना लेते हैं कि वायुमंडल के आपके प्रमुख 3 घटक होते हैं। पहला घटक जो आपका होता है वो आपका होता है ठोस, दूसरा आपका होता है द्रव, तीसरा आपका होता है गैस। यानी वायुमंडल के संगठन में आप देखेंगे तो 3 का प्रमुख भूमिका होती है। ठोस होता है कुछ, इसमें द्रव होते हैं और गैस होती है। तो 3 आपके प्रमुख हैं जहां से आप देखेंगे जिससे वायुमंडल का निर्माण हुआ है। अब एक एक को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गैस। गैस ये हमारे वायुमंडल का सबसे प्रमुख संगठन है। ठीक है ना? तो पहला पंच में क्या बनता है कि यह प्रमुख घटक है। ठीक है ना? पहला हो गया, यह प्रमुख घटक है। और ये जो गैस है 2 रूपों में आपको यहाँ पे मिलती है। जैसे आपकी देखेंगे, पहली आपकी होती है अस्थाई गैस। ठीक है ना? अस्थाई गैस। दूसरी आपकी होती है अस्थाई गैस। ये 2 टाइप की गैसें आपकी होती हैं वायुमंडल में। ठीक है ना? अस्थाई गैसों में आप देखेंगे तो आपका नाइट्रोजन और आपका O2 यानी ऑक्सीजन और आपका आर्गन। ठीक, ये प्रमुख 3 गैसें हैं जो कि आपकी अस्थाई गैसें हैं। और अस्थाई गैसों में देखेंगे तो आप यहां पर CO2 आपका होता है, नियान होता है, हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है और ओजोन होता है, O3 इसको बोलते हैं। ये प्रमुख आपकी अस्थाई गैसें हैं। ठीक, अब इन अस्थाई गैसों में आप देखोगे कि इनकी सबकी विशेषताएं आपकी अलग अलग हैं। ठीक है ना? तो ये प्रमुख आपकी अस्थाई गैस हो गई, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। अस्थाई गैसों में देखेंगे तो CO2 है, नियान है, हाइड्रोजन है, जेनान है, हीलियम है और आपका ओजोन। ऐसी गैसें हैं जो कि आपकी अस्थाई गैसें हैं। अब इसमें आप देखोगे तो नाइट्रोजन, तो जो आपका नाइट्रोजन है यह सामान्य रूप से तो एक अक्रिय गैस है, लेकिन यह एक विशेष परिस्थितियों में सक्रिय गैस भी हो जाती है। इसका जो परसेंटेज है आप जानते हो 78.02% है। ठीक, ये आपके नाइट्रोजन का परसेंटेज है। इसके बाद आप देखोगे इसकी भूमिका कहाँ पे होती है। ठीक, तो पहली भूमिका होती है ये जो आपके पेड़ पौधों की वृद्धि में काम आता है और 78.2% है। ठीक है ना? अब इसका प्रमुख काम क्या है? एक आपका राइजोबियम है। ठीक है ना? राइजोबियम
यह एक कीड़ा होता है या एक जंतु कहें, जो भी आप कहें, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन को अवशोषण करके इसको नाइट्रेट में बदलता है, ठीक, नाइट्रेट में बदल देता है, जो पौधों के विकास में काम आता है। और यह आप जानते हो कि अग्निशमन में भी काम आती है आपकी नाइट्रोजन गैस। दूसरा देखेंगे ऑक्सीजन, O2 का परसेंटेज आप जानते हो कि आपका 20.93% है, कहीं 9 मिलता है, कहीं 8 मिलता है। तो कुल मिला के आपके ऑक्सीजन का परसेंटेज है। ये प्राणवायु आप जानते हैं, इससे आपके आग लगने के भी, जिससे जलती है तो उसमें आप देखेंगे सहायता होती है आग जलाने में, बाकी जीव जंतु के विकास के लिए आवश्यक ही है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो आपकी गैस होती है प्राणवायु, ठीक है ना, ये टोटली कहें लगभग राउंड फिगर में आपका 21%। इसके बाद देखेंगे आर्गन, आर्गन जो आपकी मिलती है ये आपकी है 0.93%, ठीक। तो ये आपकी प्रमुख अक्रिय मतलब अस्थायी गैसें हैं जो कि आपकी होती हैं। नाइट्रोजन आपकी 78.2% और आपका ऑक्सीजन 20.93 और आर्गन 0.93% आपकी होती है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आपके अस्थायी गैसों में। चलिए, यहाँ पे एक पॉइंट आपका छूटा हुआ था, इसको देख लीजिए। इसे आप देखेंगे क्षति पूरक गैस कहते हैं। क्षति पूरक गैस आपसे अगर मिलता है कि क्षति पूरक गैस कौन सी है, तो आपकी आर्गन, ठीक, या सबसे अक्रिय गैस है, ठीक है ना, आर्गन आपकी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अस्थायी गैसों में। अस्थायी गैसों में सबसे प्रमुख आप जानते हो ऑक्सीजन, CO2 है, ठीक है ना। CO2 आप जानते हैं यह एक ग्रीन हाउस में प्रमुख भूमिका निभाती है, ठीक, और इसकी वजह से पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बना रहता है। इसका परसेंटेज देखेंगे ये 0.03% है। यह सबसे भारी गैस है, सबसे भारी गैस है, भारी गैस और परिवर्तनशील गैस, परिवर्तनशील गैस। तीसरा देखेंगे ये आपके हरित गृह में, हरित गृह प्रभाव में सहायक है। ये आपके रही CO2 की, इसको आप चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, CO2 की विशेषता आपकी है। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन, ठीक। तो हाइड्रोजन को हम लोग देखते हैं, ये आपकी हाइड्रोजन, ये आपका 0.01% के आसपास लगभग पाया जाता है, ठीक है ना। ये कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है आपका, जो भी है ये इतना आपका मिलता ही है। और ये जो हाइड्रोजन आपकी गैस है ये सबसे हल्की गैस है, सबसे हल्की गैस आपकी कौन सी है, हाइड्रोजन है। इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, भविष्य का ईंधन, ठीक। ये दो पॉइंट आपके इसमें है हाइड्रोजन में, इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, सबसे हल्की गैस और भविष्य का ईंधन आपका है, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे आपका हीलियम है। हीलियम गैस का प्रयोग पूछा जाता है, ये आपके गुब्बारे और वायुयान के टायर में भरी जाती है, वायुयान के टायर में भरते हैं किसको, हीलियम गैस को, ठीक है ना। तो वायुयान के टायर और आपके गुब्बारों में इसको भरा जाता है आपकी
हीलियम गैस है, ये आपका होता है। ये दूसरी सबसे हल्की गैस है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आपका देखते हैं हम लोग O3 यानी ओजोन गैस। आप जानते हैं पृथ्वी का सुरक्षा कवच जिसे कहा जाता है, O3 होता है। और ये लगभग जो आपकी गैस है मतलब पृथ्वी का कवच, जो कि आपके सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाता है। और यहाँ पर देखेंगे तो पृथ्वी का कवच जिसे कहा जाता है। ये आपके जब वो नीचे आ जाएगी क्षोभ मंडल में अगर जहाँ पे होगी तो ये आपको नुकसान पहुँचाती है, आंखों में जलन या चिड़चिड़ापन आपका होता है। समताप मंडल में ही देखेंगे इसका 90% हिस्सा पाया जाता है, ठीक है ना, 90% समताप में होता है, समताप में, बाकी इधर उधर आपका रहता है। ये रहा आपकी गैसों के संबंध में जो कि आपके वायुमंडल के घटक हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला, इसको आपने नोट किया, ठीक है ना, इसको आप लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके अलावा यहां पर एक गैस के बारे में समझते हैं, रेडियन गैस, ठीक है ना। रेडियन गैस आपने नाम सुना होगा। ये आपके वायुमंडल में नहीं होती है, ठीक है ना, ये आपके भूमि में पाई जाती है। ये आपके भूमि में मिलती है, यानी आपके पृथ्वी में। तो जब कभी भूकंप आने वाला होता है तो ये आपके भूमि से निकल करके वायुमंडल में आ जाती है। तो बताया जाता है कि जब वायुमंडल में आपके रेडियन गैस की अधिकता होती है तो भूकंप का सूचक होता है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी एक मीथेन गैस है, ठीक है ना, ये भी आप जानते हैं। क्लोरो क्या नाम है, हरित गृह में इसका भी प्रभाव होता है। और यह आपके धान की खेत जुगाली जानवरों से या आपके जो कास्टमेटिक चीज़ों से ये निकलती है। तो ये प्रमुख आपकी गैसों के संबंध में जो भी प्रमुख तथ्य थे हमने बताए। तो चलिए ठीक है, हम लोग इसको देखते हैं। अगला आपका है द्रव। द्रव में देखेंगे आपका जो वायु में या वायुमंडल में जो आपका जल होता है, जल आपका आर्द्रता के रूप में रहता है, जल आपका आर्द्रता के रूप में होता है। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो आर्द्रता की मात्रा है आपके, ये समान नहीं होती है। जैसे आप देखेंगे ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी भूमध्य रेखा है, ये हमारे ध्रुव हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारी वायुमंडल में इसका लगभग 4% भूमिका होती है, लेकिन यही जब देखेंगे शीत क्षेत्रों में तो आपका 1% हो जाता है। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सर्वाधिक आपका 4% और आपके ध्रुव क्षेत्र में आपका 1% होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हो यहाँ पर आपका सर्वाधिक तापमान मिलता है तो वाष्पोत्सर्जन आपका ज़्यादा होता है, और यहाँ पे कम होता है तो आपका यहाँ पे कम मिलता है। टोटल आप देखेंगे तो वायुमंडल के कुल हिस्से में वायुमंडल के कुल भाग का 5%, ठीक है ना, वो क्या होती है? आपकी आर्द्रता होती है। 5% आपकी आर्द्रता होती है, यानी टोटल वायुमंडल में देखेंगे तो हमारी आर्द्रता का भाग कितना है? 5% है। और जब आपके उष्णतर आपके देखेंगे यानी उष्ण प्रदेशों के बाहर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे उष्णतर क्षेत्र में तो यहाँ पर 2.6% होता है, ठीक। अब इसी आर्द्रता की वजह से आप जानते हैं आगे चल के घनीभूत होते हैं लोग, जो आर्द्रता होती है, और फिर इसकी वजह से आपकी वर्षा होती है। तो ये 2 पॉइंट आपके इसमें इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं आपका कि जल आर्द्रता के रूप में होता है और आपके भूमध्य रेखा के आसपास 4% होता है तथा आपके शीत क्षेत्रों में आपका जो होता है वो 1% होता है। वायुमंडल के कुल भाग का 5% आपकी आर्द्रता होती है और उष्णतर क्षेत्रों में ये 2.6 होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसको नोट करने के बाद, कि जो ये आपकी आर्द्रता होती है ये 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर 5 किलोमीटर
की ऊंचाई पर 90% तक पाई जाती है। ठीक, यानी 90% आपकी आर्द्रता जो है ये आपका मिलता है कहाँ पर, 5 किलोमीटर की आपकी ऊंचाई पर। तो 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपके 90% आर्द्रता आपकी मिलती है टोटल, बाकी आपके 10% आर्द्रता आपकी पाई जाती है। ये रहा आपके वायुमंडल में, आप देखेंगे 4 पॉइंट यहां से। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो आर्द्रता होती है ये काम क्या करती है, इससे हमारे पृथ्वी को क्या लाभ है, इसको लिखने के बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो जो हमारा लाभ इससे है कि जब आपके सूर्य का प्रकाश आता है, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये सूर्य है, यहां से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो वायुमंडल में जो आर्द्रता है ये सूर्य के प्रकाश के लिए पारदर्शक का काम करती है। ठीक है ना, यानी आर्द्रता जो है सूर्य प्रकाश, सूर्य के प्रकाश हेतु पारदर्शक होती है। अब इससे क्या होता है, इससे होता यह है कि सूर्य का प्रकाश आपके धरातल तक आ जाता है। परंतु जब हमारे पार्थिव विकिरण होता है, यदि पृथ्वी से जब प्रकाश वापस जाता है आपका, तो पार्थिव विकिरण में आप देखेंगे कि ये कम पारदर्शी होता है, कम पारदर्शी है। यानी सूर्य के प्रकाश में देखेंगे तो ये पूरा पारदर्शी, यानी पूरा का पूरा प्रकाश आपका आ जाता है, लेकिन पार्थिव विकिरण होता है तो कम पारदर्शी होता है, जिसकी वजह से हमारा धरातल क्या होता है, इसका तापमान आपका बना रहता है। ये भूमिका होती है आपके द्रव की। तो ये आपका पॉइंट रहा द्रव का। इसके बाद हम लोग देखेंगे ठोस, इसको नोट कर लीजिए। ओके सर। चलिए अब हम लोग देखते हैं आपके ठोस का। तो जो ठोस आपका पाया जाता है वायुमंडल में, ये कई रूपों में पाया जाता है। ये कणों के रूप में पाया जाता है। तो ठोस जो होता है ये वायुमंडल में आपके कणों के रूप में मिलता है। अब कौन कौन से कण होते हैं, इसमें आपके धूल कण होते हैं, आपके नमक कण होते हैं, और उल्का कण होते हैं, राख कण भी होते हैं। ठीक है, राख कण होते हैं। तो इन सब के रूप में आपके ठोस का स्वरूप होता है, जो कि वायुमंडल में पाया जाता है। तो वायुमंडल में ठोस का स्वरूप जो होता है वो कणों के रूप में होता है। इसमें आपके धूल कण, नमक कण, उल्का कण, राख कण, ऐसे तमाम कण पाए जाते हैं। अब इन कणों का काम क्या होता है, इससे हमारे वायुमंडल के या हमारे धरातल को क्या फायदा है। तो आप जानते हैं कि आकाश का रंग आपका नीला दिखाई पड़ता है, तो आपका जो प्रकीर्णन होता है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है, धूल का, मतलब इन कणों की होती है। तो सूर्य प्रकाश, तो सूर्य का जो प्रकाश होता है तो प्रकीर्णन का काम कौन करते हैं, आपके ये कण करते हैं। इससे आपके आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, पहला हो गया। दूसरा आप देखेंगे सूर्योदय एवं अस्त के समय आपको लाल रंग का दिखाई पड़ता है। ये किसके कारण होता है, तो वायुमंडल में उपस्थित आपके इन कणों के कारण होता है। ठीक, क्योंकि ये प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, जिसके वजह से ऐसा आपको देखने को मिलता है। उसके बाद देखेंगे अगला फायदा क्या है जो हमें लाभ मिलता है। तो जो आपकी जलवाष्प हमने बताया था, जलवाष्प, तो ये कण जलवाष्प का अवशोषण करते हैं।
खासकर जो आपके नमक के कण होते हैं या राख के कण होते हैं, ठीक है ना, ये आपके नमक कण और जो आपके राख के कण हैं, ये आपके ज़्यादा आपके जलवाष्प को सोखते हैं या अवशोषण करते हैं। उसके बाद फिर आप जानते हैं अवशोषण करेंगे, फिर संघनन होगा आपका, ठीक है ना। संघनन होने के बाद फिर आपकी वर्षा होगी, ठीक है ना। अब वर्षा कहें, कोहरा कहें, पाला कहें या तड़ित झंझावात कहें, ये सारी प्रक्रियाएं कैसे होती हैं? इन कणों के जल सोखने या जलवाष्प के अवशोषण के कारण होती हैं। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग आ गए वायुमंडल के संरचना पर, ठीक। ये हमारा वायुमंडल का संगठन था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल संरचना, यही हमारे टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस का मुख्य हिस्सा है। इससे पहले जो हमने देखा, इसको जानने के लिए आपका कि ताकि आपका आधार और बेसिक उससे तैयार रहेगा तो वहाँ सहायता मिलेगी। हो सकता है प्रश्न आपके वहाँ से भी बने, लेकिन मेन जो सिलेबस में आपका दिया गया है वायुमंडल की संरचना हमारा पहला अध्याय है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारी वायुमंडल की संरचना जो है ये कैसे है और किस प्रकार से है। तो वायुमंडल आपने समझ लिया। अब इसकी संरचना को हम लोग देखते हैं। तो इसकी संरचना आपकी दो टाइप की होती है। पहला आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका वायुमंडल है ये कितने किलोमीटर तक पाया जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि वायुमंडल ऊंचाई आप देखेंगे, ठीक है ना। तो ऊंचाई समानतः आप देखेंगे तो जो आपका 1000 किलोमीटर तक होता है। वायुमंडल की ऊंचाई कितनी है? 1000 किलोमीटर। लेकिन कुछ जगह आपको सामान्य रूप से मिलेगा, सामान्य रूप से तो आप देखेंगे वो 3200 किलोमीटर, ठीक। ये आपका सामान्य रूप से मिलता है। बाकी आप देखेंगे सबिंद्र सिंह की किताब या ऐसा सोझा वाले में, तो उसमें आपको देखेंगे तो 1000 किलोमीटर आपका दिया गया है। तो हम मानते हैं कि वायुमंडल का ऊंचाई कितना होता है? 1000 किलोमीटर, जो सामान्य रूप से आपका 3200 किलोमीटर कहीं कहीं पर मिलता है। तो यहाँ पर देखेंगे वायुमंडल अगर हम आपको 100% मान लेते हैं, ये आपका वायुमंडल है 100%, ठीक। तो 50% आप देखेंगे, 50% वायुमंडल जो आपका होता है ये आपका 5 से 5.5 किलोमीटर तक में होता है। यदि वायुमंडल का 50% हिस्सा आपके 5 से 5.5 किलोमीटर तक होता है, ठीक ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे 90% आपका हिस्सा, 90% आपका ये होता है आपका 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक। बाकी देखेंगे 99% ये आपका होता है 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे हमारे वायुमंडल का जो घनत्व है और जो आपका स्तर है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो आपका जो घनत्व है वो कम होता जाएगा। पहले इसको लिख लीजिए आप कि 100% में 50% आपका 5 से 5.5 किलोमीटर और 90% पर आपका 16 किलोमीटर तक हो जाता है और 99% जो हमारा वायुमंडल है वो 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। ठीक, कौन सा परसेंटेज? हाँ 32 किलो, हाँ परसेंट लीजिए, 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके सर, नोट कर रहा। चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम हाइट, अब इससे क्या सिद्ध हुआ, जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे क्या होगा, हमारा वायुमंडल विरल होता जाएगा। ठीक, अब ये विरलता आपकी बढ़ती जाती है अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर। यहाँ पर दो प्रश्न आपका बनता है कि ऊंचाई के साथ साथ, ठीक है ना, ऊंचाई पर जाने से घनत्व कम होता है।
इसका मतलब आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक घनत्व वायुमंडल में कहाँ पाया जाता है, तो निचले स्तर में पाया जाता है। सबसे कम घनत्व कहाँ पाया जाता है, तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में या अत्यधिक ऊंचाई पे मिलता है। यानी अभी जब हम पढ़ेंगे स्तरीकरण तो उसमें समझेंगे। तो आपका ये हो गया। अब दूसरा क्या, ताप भी आपके ऊंचाई के साथ बढ़ता है, घटता है, तो कहीं पे घटता है कहीं पे बढ़ता है, वो आपका अलग बात है, भी हम लोग उसको स्तरीकरण में समझेंगे। तो मेन पॉइंट हमारा क्या है कि ऊंचाई पर जाने पर आपका घनत्व तो कम होता जाता है। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो आपके वायुमंडल का विभाजन किया गया है या स्तरों का विभाजन किया गया है, वायुमंडल संरचना का विभाजन। चलिए हम लोग देखते हैं वायुमंडल का संरचना का जो विभाजन है, ठीक है ना। तो वायुमंडल का विभाजन दो आधार पर किया गया है। पहला आपका है जो कि आपके गैसों के निश्चित अनुपात के आधार पर, ठीक है ना, गैसों के निश्चित अनुपात के आधार पर, या नियत गैसों के अनुपात के आधार पर, एक बात हुई। दूसरा आपका हुआ तापमान के आधार पर। ये दो विभाजन आपका है जिससे हम वायुमंडल या इसकी संरचना को विभाजित करते हैं। पहला आपका है गैसों के निश्चित अनुपात जो आपका है, या इसी को आप कहते हैं कि स्थिर अनुपात, स्थिर गैसों का अनुपात, ठीक है ना। तो स्थिर गैसों का अनुपात मतलब कि कुछ आपका ऐसा एरिया क्षेत्र बनता है जहां पर सभी गैसों का अनुपात लगभग एक सा रहता है। तो हम सबसे पहले आज देखते हैं स्थिर गैसों के निश्चित अनुपात के आधार पर, ठीक। तो यहां पर आप देखोगे इसको दो भागों में बांटते हैं निश्चित गैसों के अनुपात के आधार पर। तो पहला आपका होता है, यहां पर देखेंगे, जिसे हम कहते हैं सममंडल। ये आपका होता है सममंडल। दूसरा आपका होता है विषममंडल। अब दोनों में यहां देखेंगे अंतर क्या होता है। तो गैसों के या स्थिर गैसों के निश्चित अनुपात के आधार पर यहां पर देखेंगे जो गैसों का आपका अनुपात है वो आपका निश्चित होता है। जैसे ये समानता, इसकी ऊंचाई होती है आपका 0 से 90 किलोमीटर तक। कुछ स्थानों पर आपको मिलेगा ये 80 किलोमीटर, कहीं पर आपको मिलेगा 88 किलोमीटर। लेकिन जो मानक आपका है, जो आपके भौतिक भूगोल में है सबेन सिंह वाले में, उसमें आपको मिलेगा 90 किलोमीटर, ठीक। तो 90 किलोमीटर ऊंचाई तक को कहते हैं सममंडल। अब देखेंगे इसमें आएगा कौन, आप अगर देखेंगे ताप वाले को तो इसमें आपका क्षोभ मंडल भी आ जाएगा और आपका समताप आ जाएगा और आपका मध्य मंडल आ जाएगा। ये तीन मंडल आपके इसमें आ जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे तो दूसरा देखेंगे विषम मंडल। अब इसमें गैसें कौन कौन सी होती हैं, तो इसमें जो आपकी गैसें हैं वो आपका नाइट्रोजन नंबर 1, नंबर 2 देखेंगे तो ऑक्सीजन, इसके बाद आपको नंबर 3 देखेंगे तो आर्गन। अब यहां पे स्तर बदलता है, आप देखेंगे ताप वाले में, लेकिन इनका जो अनुपात है वो नहीं बदलता है। तो इन गैसों का अनुपात आपका वही रहता है जो आपके 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, ठीक। इसके बाद देखेंगे आपका विषम मंडल आता है जो कि आपके 90 किलोमीटर के बाद का होता है, ठीक है ना। अब इसमें जो गैसें होती हैं उनका जो आपका स्थिर अनुपात नहीं होता है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, विषम मंडल कहा जाता है। इस विषम मंडल में आप देखेंगे पाया क्या क्या जाता है, तो इन्हीं आपके गैसों के जो अणु होते हैं उन्हीं के रूप में होता है। जैसे आप देखेंगे आणविक नाइट्रोजन और आणविक ऑक्सीजन। तो ऐसे आप देखेंगे कि ये आपके दो भागों में बांट दिया जाता है स्थिर गैसों के निश्चित अनुपात के आधार पर, जिसमें आपका दो है, सममंडल है और विषम मंडल है। सममंडल आपका 90 किलोमीटर तक, इसमें आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन पाया जाता है।
जो कि प्रत्येक स्तर पर एक निश्चित अनुपात में, मात्रा में नहीं अनुपात में पाया जाता है, और ये आपका इनका अनुपात बदल जाता है, इस वजह से इसको कहा जाता है विषम मंडल। अब इसके बाद जो दूसरा विभाजन हमारा है वो देखेंगे कि ताप के आधार पर है, ताप के आधार पर, यानी तापमान के घटने बढ़ने के आधार पर हमारा दूसरा विभाजन है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल संरचना का ताप के आधार पर विभाजन।